हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वर्ग 3 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। गाइज इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम फुल व्याख्या के सहित समझेंगे। और गाइस ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, कंप्लीट जरूर देखें। और आपके 13 में से जितने भी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस प्यारी सी क्लास को और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खालिस्तान के बाहर नहीं हो सकता है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? आपके ऑप्शन है परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। तो गाइस देखिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है? समाज के बाहर। देखिए, किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है और भाषा एक संचित कौशल है जिसका संचय समाज से ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। क्या होगा गाइस? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। देखिए, किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्या है? भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल जो ये कथन है वो बिल्कुल इसी के अनुकूल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपके ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, या फिर बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। देखिए, विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं और उनका व्यवहारिक प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। अब ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या है? ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। देखिए, प्राथमिक स्तर ही कक्षा में यदि विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्या है? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। देखिए, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रत्येक प्रांत की भाषा का ज्ञान नहीं होता है उनके लिए। ठीक है, उन्हें प्रत्येक प्रांत की भाषा का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, यह कह सकते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका
अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता पिता और मातृभाषा अलग अलग है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। क्या होगा गाइस? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए, विद्यार्थी द्वारा पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करने के कारण पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास को लेकर चिंतित है, क्योंकि अध्यापिका को चिंता है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान किस प्रकार से दिया जाए। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। क्या करता है? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, रोचकता और जोश लाता है। देखिए, भाषा की कक्षा से भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। ध्यान देना, आपकी भाषा में विद्यार्थी की लगाव और जानकारी अधिक होती है, जिसके कारण इस प्रकार के आयोजनों से रोचकता तथा जोश पैदा होती है। तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या करना है? ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। क्या है? कल्पनाशीलता का पोषण करना। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर। किस पर होगी? देखिए, किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए आपकी निर्भरता जो है वो मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करता है। क्या है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। क्या करेंगे? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करना नवीन एवं अपरिचित शब्दों के अर्थ जानने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति रहेगी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप। ऑप्शन है एकांकी में आय पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, या फिर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। क्या करेंगी? गाइस इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है,
लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है? दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं? क्या है? कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। ठीक है, लिखना और पढ़ना सीखना ये तीनों ही अंतः रूप से संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या है? 3, सभी, सीमित या फिर एक? क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? सभी। देखिए कोई भी एक भाषा सभी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, हाँ उसमें थोड़ा सा फेरबदल जो है वो हो सकता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। क्या है? ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध या फिर सचेतन कालबद्ध? क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचेतन कालबद्ध। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि? क्या जरूरी है? ऑप्शन है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या फिर बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए? क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, किससे है? ऑप्शन है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से या फिर हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से? किससे संबंधित है? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। क्या है? हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमें कुछ पंक्तियां पढ़ लेंगे, फिर प्रश्नों को देखते हैं आगे के। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा सुधार पर। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। हवा क्यों तिलमिला रही है? हवा क्यों तिलमिला रही है? ऑप्शन है दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के स्नेह से या फिर अंधकार होने से? किससे? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए के निरंतर जलने से। देखिए दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही है, क्योंकि शहीद की मजार के ऊपर जो दिए की ज्योति का निशान है वो हिल रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि दिए की झिलमिलाहट से हवा तिलमिला रही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईद का चांद किसे कहा गया है? ईद का चांद। ऑप्शन है मजार को, दर्शनीय स्थल को, शहीद को या फिर नौजवानों को। तो गाइस यहाँ पर जो ईद का चांद है वो शहीद के लिए कहा गया है।
क्या है? ईद का चांद शहीद को कहा गया है, जो कि कभी ईद के चांद की तरह दर्शनीय एवं देश का सपूत था तथा पूरे देश को उस नौजवान पर गर्व था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहीद को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? शहीद की ऑप्शन है, वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, ईद के दिन पैदा हुआ था, या फिर उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। क्या है? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह सच्चा इंसान था। यहाँ पर जो शहीद की विशेषता बताई गई है वो है कि वह सच्चा इंसान था। तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में अंधकार शब्द से आशय है। अंधकार शब्द से क्या आशय है? ऑप्शन है तम, रात्रि, बुराइयां या फिर चुनौतियां। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर जो अंधकार शब्द से आशय है वो बुराइयों से है। किससे है? बुराइयां। देखिए, क्योंकि वह बता रही है कि शहीद की मजार पर जलने वाला जो दीपक है उसका प्रकाश अंधकार रूपी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ पर अंधकार शब्द का आशय बुराइयों से है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है इये, नीये, ई या फिर या। कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल इजी है। तो गाइस यहाँ पर जो दर्शनीय है इस शब्द में इये प्रत्यय है। क्या है? इये प्रत्यय। दर्शन प्लस इये बराबर दर्शनीय। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अनिल, मारुत, समीर या फिर अनल। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? अनल। बल्कि अनिल, मारुत और समीर ये तीनों जो है वो हवा के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे फिर आगे के प्रश्न देखेंगे। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयालचंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अणिभड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह जान भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानने की वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित है। प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना या फिर बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखक के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं या फिर सभी बच्चों की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। क्या है? तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेखक के अनुसार
सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है और वह प्रतिभा बच्चा जन्म से लेकर आता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ऑप्शन है प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, या फिर बच्चों को पढ़ाना। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। देखिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, जिससे यह पहचान हो सके कि बालक में मौलिक प्रतिभा क्या है और उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? ऑप्शन है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, शक्तियां सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, या फिर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। दिए गए गद्यांश में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, इस कथन में शिक्षा सिद्धांत निहित है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन है मैं, हम, तुम, या फिर वह। तो देखिए, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हम होगा। क्या हो सकता है? हम। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, या फिर संदेहवाचक। कैसा है? तो गाइस यह वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोधो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि राम को कौन सी बीमारी है, ठीक है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। शरीर में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? शारीरिक। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक। शरीर में एक प्रत्यय लगाने से शारीरिक शब्द बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना। ऑप्शन है दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, या फिर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। क्या है? तो गाइस लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है। क्या है? मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि शिक्षित होने का आशय मात्र पढ़ना लिखना तक नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान का निर्माण करने वाले पढ़े लिखे लोग, और साक्षर का अर्थ है जो पढ़ना लिखना जानता हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना में मूलभूत अंतर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, या फिर निरक्षर होना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? शिक्षित होना। पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना। क्लियर? तो गाइस आज की इस क्लास में हमने
हिंदी के वर्ग सेट के 13 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।